हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय गोविंद पंडित पे। आज की क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं 12th पोइट्री चैप्टर 4, 12th रेनबो पार्ट 2 का जो पोइट्री का चौथा लेसन यानी फोर्थ लेसन ऑडू टू ऑटुमन के बारे में हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हुए अच्छे से हम लोग इसे पढ़ेंगे। आज सबसे पहले हम लोग फोर्थ लेसन में ऑडू टू ऑटुमन जो लिखे हैं जॉन कीट्स के मतलब इंट्रोडक्शन को हम लोग अच्छे से समझेंगे लाइन बाय लाइन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऑथर्स इंट्रोडक्शन। सबसे पहले बात आती है कि ऑडू टू ऑटुमन मतलब होता क्या है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ ऑडू टू ऑटुमन जो लिखा गया है जॉन कीट्स के द्वारा। देखिए, सबसे पहले अगर बात करते हैं ऑडू टू ऑटुमन का, तो ऑडू टू ऑटुमन का अर्थ होता है शरद ऋतु के प्रति काव्य। अब देखिए, ऑटुमन मतलब होता है शरद ऋतु और ऑड का मतलब होता है कि एक प्रकार का काव्य या एक प्रकार का गाना, या मतलब आप समझ सकते हैं कि गीतात्मक या कविता या गान से संबंधित ऐसा कोई वर्ड जिसके लिए हम ऑड शब्द का प्रयोग करते हैं, राइट। मतलब आप यूं कह सकते हैं कि ऑड का मतलब एक गीतात्मक कविता या गान से है जो किसी विशेष विषय या व्यक्ति की सराहना करने के लिए लिखी जाती है। अब यहां बात करते हैं ऑटुमन। ऑटुमन की मतलब होता है शरद ऋतु। ऑटुमन जो है शरद ऋतु या वर्षा ऋतु को दिखलाता है या पतझड़ के मौसम को दिखलाता है। ऑटुमन जो साल का वह समय होता है, ऑटुमन सीजन साल का वह समय होता है जब गर्मी की समाप्ति होती है और ठंडी का आगमन होता है। उस समय के मौसम को या उस समय के मौसम को हम लोग ऑटुमन के नाम से जानते हैं। तो कुल मिलाकर बात आती है ऑडू टू ऑटुमन का मतलब शरद ऋतु के प्रति काव्य जो लिखा गया है किनके द्वारा, जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन यहीं से बनता है। पहला क्वेश्चन, हु हैज रिटन ऑडू टू ऑटुमन, तो आपका आंसर आना चाहिए जॉन कीट्स। तो चलिए जॉन कीट्स जी के बारे में हम लोग ऑथर्स इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। यही है अपने जॉन कीट्स जी और ये बहुत फेमस पोइट हैं, रोमांटिक पोइट हैं। तो चलिए देखते हैं। कहता है जॉन कीट्स वाज बोर्न ऑन 1795 at Moorfield in London and died in 1821 in Rome. जॉन कीट्स का जन्म हुआ था 1795 ईस्वी में। जॉन कीट्स का जन्म कितने ईस्वी में हुआ था? 1795 में। एट मोरफील्ड इन लंदन मतलब लंदन में एक जगह है मोरफील्ड, वहीं पे इनका जन्म 1795 ईस्वी में हुआ था। एंड डाइड इन 1821 इन रोम, और इनकी जो मृत्यु हुई थी 1821 ईस्वी में रोम शहर में, राइट। रोम के शहर में इनकी मृत्यु 1821 यानी 1821, और इनकी जन्म जो हुआ था इंग्लैंड के यानी लंदन के मोरफील्ड नामक जगह पे 1795 ईस्वी में। हिज पेरेंट्स नेम वाज थॉमस कीट्स। हिज पेरेंट्स नेम वाज थॉमस कीट्स एंड फ्रांसिस जेनिंग्स। कहने का ये मतलब, अब आपको पता होना चाहिए कि पेरेंट यानी PARENT की अगर बात करते हैं पेरेंट, तो पेरेंट मतलब होता है या तो माता या तो पिता। अगर पेरेंट में S लग जाए तो माता पिता दोनों हो जाता है। तो बात करते हैं हिज पेरेंट्स मतलब माता पिता। हिज पेरेंट्स नेम वाज थॉमस कीट्स। अब देखिए थॉमस कीट्स इनके पिता का नाम था एंड फ्रांसिस जेनिंग्स इनकी माता का नाम था। तो मतलब इनके पिता का नाम हो गया थॉमस कीट्स एंड फ्रांसिस जेनिंग्स इनकी माता का नाम हो गया। हिज फादर डाइड आफ्टर फॉलिंग ऑफ हिज हॉर्स, मतलब इनकी पापा की जो मृत्यु हुई थी, इनके पापा की मृत्यु उनके घोड़ा मतलब घोड़ा से गिरने के बाद इनके पापा की मृत्यु हो गई थी इन 1804। एंड हिज मदर डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, मतलब हिज फादर डाइड आफ्टर फॉलिंग ऑफ हिज हॉर्स इन 1804
एंड हिज मदर डाइड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, मतलब इनके पापा की मृत्यु घोड़ा से गिरने के बाद 1804 ईस्वी में हुई थी, और इसकी मम्मी की मृत्यु यानी माता जी की मृत्यु ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी रोग से हुआ था। देन हिज लाइफ बिकेम वेरी पेनफुल, तब जाकर इनका लाइफ जो है बहुत ज्यादा पेनफुल हो गया। एंड फार फ्रॉम प्लीजर्स, और खुशियों से ये बहुत दूर चले गए, मतलब इनके नसीब में जो खुशियां लिखी हुई थी आफ्टर मम्मी पापा के मरने के बाद इनका जो है लाइफ पेनफुल हो गया, जीवन पेनफुल हो गया, जीवन जो है कष्टमय हो गया। एंड फार फ्रॉम प्लीजर, और ये खुशियों से काफी दूर चले गए। ही इज कॉल्ड द रोमांटिक पोइट, इसे रोमांटिक पोइट के नाम से, मतलब इसे रोमांटिक पोइट भी कहते हैं। किसे रोमांटिक पोइट कहते हैं? तो भाई जॉन कीट्स को। जॉन कीट्स जो है वो रोमांटिक पोइट के नाम से भी विख्यात हैं। अब कहता है ही स्टडीड एट क्लार्क्स स्कूल एट इनफील्ड, मतलब इनकी जो पढ़ाई लिखाई हुई थी, ये जो पढ़े लिखे थे, ये इनफील्ड में एक स्कूल था, मतलब इनफील्ड नामक जगह जो है वो इंग्लैंड में है, और इनफील्ड नामक जगह पे क्लार्क्स स्कूल, क्लार्क का स्कूल था, उसी में इनकी पढ़ाई लिखाई हुई थी। ओके, ही वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन बॉक्सिंग, कहता ही वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एंड बॉक्सिंग, इनको काफी ज्यादा इंटरेस्टेड था क्रिकेट का देखना और बॉक्सिंग का देखना। हिज एम्बिशन, इनकी जो एम्बिशन थी टू बिकेम अ पोएट, इनका एम्बिशन था पोएट बनना, जो इन्होंने बना भी। हिज फर्स्ट पोएम लाइन्स इन लिमिटेशन ऑफ स्पेंसर, इनकी जो पहला पोएम था लाइन्स इन लिमिटेशन ऑफ स्पेंसर was published in 1814, इनका जो पहला पोयम था, his first poem Lines in Limitation of Spencer was published in 1814, मतलब 1814 ईस्वी में इनका पहला पोयम पब्लिश हुआ था। फिर कहता है his poems, इनकी जो पोयम था इंडिमियन was published in 1818, मतलब इनका जो मतलब दूसरा पोयम जो था इंडिमियन, ये इंडिमियन, इनका पहला पोयम था लाइन्स इन लिमिटेशन ऑफ स्पेंसर, इनका पहला पोयम था लाइन्स इन लिमिटेशन ऑफ स्पेंसर, और दूसरा पोयम इंडिमियन, जो कि पहला पोयम पब्लिश हुआ था 1814 ईस्वी में यानी 1814, एंड दूसरा पोयम हिज पोएम्स इंडिमियन यानी दूसरा पोयम जो था इंडिमियन वाज पब्लिश्ड इन 1818, मतलब 1818 ईस्वी में इनका दूसरा पोयम पब्लिश हुआ था, जो काफी वेल अप्रिशिएटेड बाय वर्ड्सवर्थ, मतलब वर्ड्सवर्थ का पूरा नाम विलियम वर्ड्सवर्थ, मतलब जो दूसरा पोयम जॉन कीट्स जी जो लिखे थे इंडिमियन, काफी ज्यादा पब्लिश जो हुआ था 1818 ईस्वी में, जो काफी ज्यादा अप्रिशिएटेड किया गया था विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। अब देखिए विलियम वर्ड्सवर्थ जी जो है ये भी पोएट ही है, जो कि जाने माने पोएट हैं। इनके द्वारा इस मतलब जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया जो पोयम है इंडिमियन, वो पोयम को बहुत ज्यादा अप्रिशिएटेड किए थे विलियम वर्ड्सवर्थ जी। अब कहता है हिज ओड्स, मतलब आप समझ ही रहे हैं ओड का मतलब। ओड का मतलब हम बता चुके हैं कि एक प्रकार का गीतात्मक कविता या गाने से है, जो किसी विशेष या व्यक्ति की सराहना करने के लिए लिखी जाती है। अभी यहाँ कवि किसकी सराहना कर रहे हैं? तो पतझड़ के मौसम को, यानी ऑटमन सीजन को कवि जो है सराहना कर रहे हैं। तो इस वजह से मतलब इनका जितना भी पोयम लिखा गया है वो किसी न किसी को सराहना करने के उद्देश्य से ही लिखा गया है। इस वजह से इनके हर एक लगभग पोयम में ऑड शब्द का पहले प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पे देखिए हिज ऑड्स आर, इनकी जो गीतात्मक कविता है वो है ऑन इंडोलसेंस, टू साइकी या टू अ नाइटेंगल, मतलब आप कह सकते हैं हिज ओड्स आर ऑड ऑन इंडोलसेंस, ऑड टू साइकी, ऑड टू ए नाइटेंगल, ओड ऑन मेलानकोली एंड ऑड टू अटुमन। अभी हम लोग जो प्रेजेंट पोएम पढ़ रहे हैं ऑड टू अटुमन पढ़ रहे हैं, राइट। मेड हिम ए ग्रेट रोमांटिक पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, मतलब आप समझिए ऑन मेलानकोली एंड ऑड टू अटुमन, ऑन मेलानकोली एंड ऑड टू अटुमन जो है इनको काफी ज्यादा रोमांटिक पोएट के नाम से विख्यात कर दिया। मतलब ऐसा कौन सा पोएम था जो जॉन कीट्स को रोमांटिक पोएट के नाम से
मतलब ज्यादा पॉपुलर कर दिया। मतलब आप कह सकते हैं कि ऑन मेलानकोली और ऑडू टू ऑटमन लिखने के बाद जॉन कीट्स जो थे वो रोमांटिक पोएट के नाम से विख्यात हो गए। अब कहता है इन इंग्लिश लिटरेचर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, अंग्रेजी साहित्य के रोमांटिक पोएट के नाम से विख्यात हो गए जॉन कीट्स आफ्टर मेलानकोली, ऑन मेलानकोली और ऑडू टू ऑटमन के पब्लिश होने के बाद। अब देखिए ऑडू टू ऑटमन रिटन इन सितंबर 1819 एंड पब्लिश्ड इन 1820। मतलब ऑडू टू ऑटमन को लिखा गया था 1819 में और इसको पब्लिश किया गया था 1820 यानी 1820 में। बात समझ गए? मतलब 1819 में ऑडू टू ऑटमन 1819 में सितंबर 1819 के सितंबर मंथ में ऑडू टू ऑटमन को लिखा गया था और पब्लिश किया गया था 1820 यानी 1820 में इसको पब्लिश किया गया था। अब कहता है ही पब्लिश्ड ओनली 54 पोएम्स। मतलब जॉन कीट्स अपने पूरे जीवन काल में 54 पोएम को पब्लिश किए। अब देखिए कारण है क्या 1795 में इनका जन्म हुआ मोरफील्ड नामक जगह पे और इनकी मृत्यु हो गई 1821 में, यानी आई मीन अप्रोक्सीमेटली 26 ईयर्स इन्होंने मतलब अपने जीवन में 26 साल यानी 26 साल की एज में इन्होंने 54 पोएम यानी 54 पोएम लिखे, जिसमें कि ऑडू टू ऑटमन और ऑन मेलानकोली पोएम के ज्यादा पब्लिश होने की वजह से, ज्यादा फेमस होने की वजह से इनको रोमांटिक पोएट के नाम से भी विख्यात कर दिया गया। ठीक। अब कहता है ही डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इन द फर्स्ट मंथ ऑफ 1821 एट द एज ऑफ 26, ए स्लो एंड स्टेडी डिक्लाइन इनटू द फाइनल स्टेज। मतलब इनकी जो मृत्यु हुई थी ट्यूबरक्लोसिस हो गई थी, टीबी से हो गई थी। इन द फर्स्ट मंथ ऑफ 1821 मतलब 1821 ईस्वी के शुरुआती मंथ में इनकी मृत्यु हो गई थी 26 साल की एज में। स्लो एंड स्टेडी डिक्लाइन इनटू द फाइनल स्टेज, मतलब धीरे धीरे करके अंत में ये फाइनल स्टेज में पहुंच गए। ठीक। अब जैसे इनको टीबी हुआ था यानी ट्यूबरक्लोसिस हो गया था, क्षय रोग। ट्यूबरक्लोसिस होने के बाद इनको मतलब आई मीन कुछ साल पहले हुआ होगा इनको ट्यूबरक्लोसिस, जिसके वजह से धीरे 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 इनकी स्वास्थ्य घटते गई और अंत में इन्होंने फाइनल स्टेज में आके अपना दम तोड़ दिया 26 साल की एज में 1821 ईस्वी में। ओके। अब कहता है कीट्स वाज कफिंग अप ब्लड एंड ही सेड आई नो द कलर ऑफ दैट ब्लड। कीट मतलब जॉन कीट्स को जब कफ हो रहा था तो कफ के साथ जब ब्लड निकल रहा था तो उस समय उन्होंने बोला था आई नो द कलर ऑफ दैट ब्लड। मतलब यहां से कि ये लाइन क्वेश्चन बन सकता है कि हु सेज आई नो द कलर ऑफ दैट ब्लड, तो यू कैन इजिली वे से टू मतलब जॉन कीट्स आई नो द कलर ऑफ दैट ब्लड हु सेज, तो आप कह सकते हैं कि जॉन कीट्स के द्वारा कहा गया है आई नो द कलर ऑफ दैट ब्लड। या ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है कि आई नो द कलर ऑफ दैट ब्लड इज टेकन फ्रॉम वेयर, ये लाइन कहां से लिया गया, तो आप कह सकते हैं ऑडू टू ऑटमन से। ओके। तो कहता है यहाँ पे ऑडू टू ऑटमन जो लिया गया है आई नो द कलर ऑफ दैट ब्लड, वहीं पे कह रहा है कि जॉन कीट्स वाज कफिंग अप। जब जॉन कीट्स कफ करते थे मतलब खांसी लेते थे उस समय उनके मुंह से ब्लड का आना ये साइन था कि इनको मतलब ट्यूबरक्लोसिस अब ये मरने वाले ही हैं या इनको ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी जो था उनको अच्छे से जकड़ रखा है। तो कहता है यहाँ पे जॉन कीट्स वाज कफिंग अप ब्लड एंड ही सेड, उन्होंने बोला कि आई नो द कलर ऑफ दैट ब्लड, मैं इस खून के रंग को जानता हूं। आई कैन नॉट बी डिसीव्ड इन दैट कलर, मैं इस कलर को धोखा नहीं दे सकता हूं। मतलब ये कहने का मतलब कि जब उनके मुंह से खांसी से मतलब जब वो खांसी करते थे तो खून आता था तो वो समझ गए थे कि अब हम ज्यादा दिन बचने वाले नहीं है, क्योंकि जो है हमें भी मम्मी की तरह इनकी जो माता की भी मृत्यु हुई थी वो टीबी की वजह से हुई थी, ट्यूबरक्लोसिस के कारण ये हुई थी। इस वजह से इनको ये लग गया ताकि अब हम जो है ज्यादा दिन तक बचने वाले नहीं है और हम इसे धोखा भी नहीं दे सकते हैं कि ये जो खून से मतलब मुंह से जो खून आ रहा है वो किसी अदर चीज का होगा। इनको ये पूरा शक हो गया था, इनको ये पूरा डाउट था, ये इनको पूरा विश्वास था कि हमें टीबी ही हुआ और हम ज्यादा दिन बचने वाले नहीं है। इसलिए ये बोले हैं कि आई नो द कलर ऑफ दैट ब्लड, आई कैन नॉट बी डिसीव्ड इन दैट कलर, मैं इस कलर को धोखा नहीं दे सकता हूँ, इस रंग को मैं धोखा नहीं दे सकता हूँ। दैट ड्रॉप ऑफ माई ब्लड इज माई डेथ, कि जो मतलब खून का जो ठप्पा है वो मेरे जो मुंह से निकल रहा है ये मेरे मृत्यु का क्या है, साइन है। अब कहता है आई मस्ट डाई एंड थैंक गॉड इट हैज कम, मतलब ये कह रहे हैं जॉन कीट्स आई मस्ट डाई, हमें अवश्य मरना है, एंड और थैंक गॉड इट हैज कम, भगवान को लाख लाख शुक्र जो हमें ये आया है। इन दिस पोयम, इस पोयम में कीट्स
जॉन कीट्स डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ ऑटमन, इस पोएम में कवि जो है पतझड़ के मौसम की सुंदरता को डिस्क्राइब किया है इन अ सीरीज ऑफ मेमोरेबल पिक्चर्स। मतलब जब ये जवान होंगे या जिस समय ये मतलब कहीं घूमते वगैरह होंगे तो इन्होंने जो मेमोरेबल पिक्चर, मतलब ऑटोमन सीजन का जो मेमोरेबल पिक्चर के आधार पे इन्होंने डिस्क्राइब किया है इनकी ब्यूटी को, मतलब ऑटोमन की ब्यूटी को सीरीज ऑफ मेमोरेबल पिक्चर्स के आधार पे इनको वर्णन किया है इस पोएम को। अगला देखिए, कहता है टू हिम ब्यूटी इज ट्रूथ, मतलब इसके अनुसार यानी जॉन कीट्स के अनुसार ब्यूटी इज ट्रूथ, सुंदरता सच्चाई है, सुंदरता वास्तविक में है। इन दिस पोएम, इस पोएम में जॉन कीट्स डिस्क्राइब द 3 स्टेज ऑफ ऑटमन, ऑटमन के 3 स्टेज को डिस्क्राइब करते हैं इस पोएम में जॉन कीट्स। पहला है मैच्योरेशन ऑफ क्रॉप्स, मतलब फल का यानी जो है मैच्योरेशन, मतलब फलों का जो मैच्योरेशन होना, टू द हार्वेस्ट, उसके बाद हार्वेस्ट है, एंड टू द लास्ट डेज ऑफ ऑटमन व्हेन इंटर इज नियरिंग, और जब ठंड मौसम आना शुरू हो जाता है तब उस समय जो लास्ट डे चलता है उस समय के मतलब स्थिति को भी इन्होंने वर्णन किया है। उस समय के ऑटमन सीजन का जो जब लास्ट स्टेज होने लगता है, लास्ट डे चलना शुरू हो जाता है, उस समय के स्थिति को भी इन्होंने वर्णन किया अच्छे से। कहता है एन ऑड इज अ टाइप ऑफ लैरिकल स्टेंजा, मतलब ऑड जो है एक प्रकार का लैरिकल स्टेंजा है, विच डिस्क्राइब, जो डिस्क्राइब करता है नेचर एज वेल एज इमोशनली, मतलब प्रकृति को डिस्क्राइब करता है साथ ही साथ इमोशनल तरीके से, इमोशनल रूप से। मतलब कुल मिला के इस जो ऑड टू ऑटमन के राइटर जो हैं जॉन कीट्स, ये मतलब ऑड टू ऑटमन को इस तरह से वर्णन किए हैं, शरद ऋतु को इस तरह से दिखाए हैं जो कि साल का वह समय शरद ऋतु होता है जब गर्मी की समाप्ति होती है और ठंडी का आगमन होता है। ये जो कविता जॉन कीट्स ने जो लिखी है, इस एक मतलब समझ लीजिए कि विशेष विषय के रूप में प्रस्तुत किया है, जो उसकी सुंदरता, फल फूल, फसलों की वृद्धि और ऋतु के बदलाव का वर्णन किया है। मतलब समझ लीजिए कि ऑटमन सीजन जब शुरू हो जाता, इनके हर 3 स्टेज में जो जब फलों का मैच्योरेशन होना, कटाई होना और अंत में हार्वेस्टिंग हो जाना, तो उस समय की स्थिति को इन्होंने अच्छे से वर्णन किया है। आप यूं कह सकते हैं ऑड टू ऑटमन का सीधा अर्थ होता है शरद ऋतु के लिए एक गान या शरद ऋतु को समर्पित कविता, इस तरह से, और इस लहजे में लिखे हैं जिस वजह से इनको रोमांटिक पोइट के नाम से भी विख्यात कर दिया गया है। किस पोएम से इन्हें रोमांटिक पोइट के नाम से जाना जाने लगा, वो है ऑन इंडोलसेंस, ऑन मेलानकोली और ऑड टू ऑटमन की वजह से इन्हें मतलब रोमांटिक पोइट के नाम से विख्यात कर दिया है। तो आज अपना जो है ऑथर्स इंट्रोडक्शन हम लोगों ने और ऑड टू ऑटमन के ऑथर्स इंट्रोडक्शन को अच्छे से देखा है, अच्छे से समझा है। आई होप समझ आ गया होगा। तो आज की क्लास हम लोग यहीं रखते हैं, फिर मिलते हैं कल और नेक्स्ट वीडियो में इसके ऑड टू ऑटमन को हम लोग अच्छे से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। बहुत मस्त पोएम है, बहुत अच्छा पोएम है, इसे पढ़ने के बाद थोड़ा सा अच्छा फील होगा और क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ना ऑब्जेक्टिव और ना सब्जेक्टिव। तो चलिए मिलते हैं कल। और इस चैप्टर का हम लोग प्रतिदिन जो पढ़ा रहे हैं वो उस चैप्टर से प्रतिदिन 7 बजे हेड बाय द कंप्लीट 12th इंग्लिश क्विज पे टेस्ट होता है, उस पे आप ज्वाइन कीजिए और टेस्ट दीजिए ताकि आपका बहुत अच्छे से तैयारी हो सके 12th इंग्लिश का। तो आज का जो टेस्ट होने जा रहा है वो जॉन कीट्स से ही होगा। आप 7 बजे जुड़ना ना भूले। टेलीग्राम चैनल लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहां पे जुड़िए और 7 बजे आराम से टेस्ट दीजिए, ठीक। और अपने तैयारी को बहुत अच्छे से मजेदार बनाइए ताकि आप भी 12th में एक अच्छा स्कोर इंग्लिश में अचीव कर पाए। थैंक यू, मिलते हैं कल, तब तक के लिए स्मार्ट गुड नाइट, जय हिंद।